गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली कक्षा में डिप्लोक धातुओं के चुंबकीय गुण पढ़ रहे थे, तो हम पुनः बेटा आज शुरुआत करते हैं। देखिए चुंबकीय गुण। जैसा कि पिछली पूर्व कक्षा में मैंने आपको बताया था कि किसी भी पदार्थ का जो इन परमाणु जो द्विलोकी जो धातु परमाणु है उनमें धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। अब इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो बेटा यहाँ दो प्रकार की होती है। देखिए फर्स्ट जो होती है तो चूंकि आघूर्ण पता होता है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चूंकि आघूर्ण को हम बेटा कहते हैं म्यू और एल। और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण जो भी आघूर्ण होता है उसको हम कहते हैं म्यू एस। अब देखिए कुल चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू क्या हुई बेटा, म्यू टोटल इक्वल टू हो गया म्यू एल और प्लस म्यू एस। ये हो गया कुल चुंबकीय आघूर्ण। म्यू टोटल इक्वल टू हो गया म्यू एल प्लस म्यू एस। अब देखिए हमें पता है कि जो ये हमारी नाभिक और ये कक्षाएं, तो इलेक्ट्रॉन की ये जो गति होती है, कक्षाओं की जो गति होती है वो चूंकि इधर देखिए क्या है, वातावरण है, और ये गति वातावरण के बेटा संपर्क में है, और वातावरण के संपर्क में होने कारण इलेक्ट्रॉन की इस कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चूंकि आघूर्ण जो होता है बेटा म्यू एल की वैल्यू होती है वो 0 होती है, क्योंकि वातावरण के संपर्क में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का चुंबकीय आघूर्ण होता है वो वातावरण के संपर्क में रहने के कारण जब इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण तो ज्यादा 0 हो जाता है। अतः कुल चुंबकीय आघूर्ण हो गया बेटा म्यू एस, यानी टोटल चुंबकीय आघूर्ण जो है वो चक्रण गति के कारण, स्पिन मूवमेंट के कारण, चक्रण गति के कारण जो भी आघूर्ण होता है वो ही इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण माना जाता है। इसके बाद में आगे जो है वो एक इसका चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक है, चुंबकीय आघूर्ण का वो मात्रक होता है बेटा बोर मैग्नेटॉन। चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक है वो है बोर मैग्नेटॉन चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। और एक जो बीएम होता है वो कितने की इक्वल होता है, वो देखिए एक बोर मैग्नेटॉन बीएम इक्वल टू EH अपॉन 4πmc। एक बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू होती है EH अपॉन 4πmc। E यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, H लाल की तरफ हो गया, 5 बटा सा m मास द्रव्यमान और C जो है वो। अब देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ ये है बेटा कि डी ब्लॉक की धातु आयन हो बेटा उब्लिक उपसह संयोजी। इसके आगे का जो लेसन है वो है उपसह संयोजी। तो उपसह संयोजी यौगिकों में चुंबकीय गुण निकालने के लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है वो है अंडररूट n और n+2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जहां देखिए n जो है वो है युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, n यहाँ युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब जाहिर सी बात हो गई, यदि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है अमुक धातु आयन का या उपसह संयोजी यौगिक में उपस्थित जो केंद्रीय धातु परमाणु होती है उसका यदि हमारे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें आता है उस आयन का, उपसह संयोगिकों में उपस्थित धातुओं की अवस्था क्या है, या डिप्लोकी धातु की जो आयन है उनमें उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये यदि हमें आते हैं तो हम आराम से जो है वो चुंबकीय आघूर्ण म्यू की गणना कर सकते हैं। तो ये म्यू इक्वल टू ये फॉर्मूला हो गया म्यू इक्वल टू n+2 का रूट। अब देखिए पदार्थों में कई प्रकार के चुंबकीय गुण होते हैं या कई प्रकार के चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो देखिए चुंबकीय गुण कौन से 3 प्रकार के हैं। तो चुंबकीय गुण 3 प्रकार के होते हैं।
तीन प्रकार के होते हैं। पहला देखिए आता है बेटा पहला आता है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, या इसको हम कहें प्रतिलोह चुंबकत्व। प्रतिलोह है चुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकत्व। तो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? देखो नाम से ही पता है ऐसे पदार्थ। तो यहाँ ये कहें कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय लोहे को प्रतिकर्षित करते हैं, लोहे को प्रतिकर्षित रहें। या दूसरी बात हम यहाँ क्या कह सकते हैं, दूसरी बात ये कह सकते हैं कि डिप्लोकी ऐसी धातु आयन, डिप्लोकी ऐसी धातु आयन, या यही बात हम कह सकते हैं बेटा उपसह संयोजी बंधुओं की बात कर सकते हैं। तो उपसह संयोजी यौगिकों में ड्यूकोस में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों, ड्यूकोस में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हों, यानी डी के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यदि पेयर्ड होंगे, युग्मित होंगे, तो ऐसों का जो चुंबकीय गुण होता है उसकी वैल्यू हो जाती है बेटा म्यू इक्वल टू 0 हो जाती है, क्योंकि डी में सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। उस स्थिति में जो इनके चुंबकीय गुण होते हैं वो एक दूसरे को, यानी यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय, एक इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण है दूसरे इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण को परस्पर क्या कर देता है? निरस्त। और चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो जो है वो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों को जैसे मान लीजिए ये एल और एस ये चुंबक है, इनके बीच में इस पदार्थ को रखा हमने, ये है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। इनको बीच में रखते हैं तो चुंबक से निकलने वाली जो बदरेखाएं होती हैं इस पदार्थ को प्रतिकर्षित करते हुए निकलती है। तो चुंबकीय जो बदरेखाएं होती हैं ये हमारा प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ है। एल और चुंबक के दोनों के जो प्रतिकर्षित निकलने वाली बदरेखाएं जो होती हैं वो उनको प्रतिकर्षित करते हुए निकलती है बदरेखाएं। तो ये हमारा प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। अगला है इसी में प्रतिलोह चुंबकीय जो है ताप पे निर्भर नहीं करता है। प्रतिलोह चुंबकीय जो पदार्थ है वो ताप पर निर्भर नहीं करते हैं, ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। इसके बाद में दूसरा हमारा जो पदार्थ आता है वो आता है अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरा आता है अनुचुंबकीय पदार्थ, या यहाँ हम कहेंगे अनुचुंबकत्व। तो देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर या अनुचुंबकत्व किसे कहते हैं? अनुचुंबकत्व किसे कहते हैं? देखिए तो आगे देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ बेटा या अनुचुंबकत्व क्या है कि डिप्लोकीय सी धातु आयन है, या हम बात करेंगे इसे आगे वाला पार्ट जिसका नाम है उपसह संयोजी यौगिक। तो उपसह संयोजी यौगिकों के परमाणु में ड्यूकोस के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। अब देखिए यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो ही हम इस बात की पुष्टि कर पाएंगे, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर इस बात की पुष्टि कर पाएंगे। तो देखिए अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन वो डी के अंदर होने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए? उस डी की धातु आयन है या अपसर्स यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु हो, उसका हमें विन्यास आना जरूरी है बेटा। विन्यास जब तक नहीं आएगा उस आयन का या अपसर्स यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु का विन्यास नहीं आएगा तो जो है वो इसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये गुण जो होता है वो अनुचुंबकत्व कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि इन पदार्थों की व्याख्या करने के लिए उस धातु आयन के अंदर या उपसह संयोजी यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। और ऐसे पदार्थ जो होते हैं उन पदार्थों को चुंबकीय ध्रुव के बीच में रखने पर, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय ध्रुव के बीच में रखने पर चुंबकीय जो बदरेखाएं होती हैं, चुंबकीय बदरेखाएं वो पदार्थ के अंदर से होकर गुजरती हैं आकर्षित करते हुए। तो ये हमारा कौन सा पदार्थ हो गया? अनुचुंबकीय हो गया, अनुचुंबकीय पदार्थ हो गया। तो अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय ध्रुव के बीच में रखने पर, अनुचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय ध्रुव के बीच में
लगने पर चुंबकीय जो बलरेखाएं होती हैं वो इन पदार्थों के बीच में से होकर के गुजरती हैं, आकर्षित करते हुए गुजरती हैं। इसके बाद में अगला तीसरा बिंदु के लिए आता है कि अनुचुंबकत्व जो होता है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुचुंबकत्व ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुचुंबकत्व जो होता है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ताप यदि बढ़ेगा तो अनुचुंबकत्व जो है वो कम होगा, और यदि ताप कम होगा तो अनुचुंबकीय या अनुचुंबकत्व का जो गुण है वो ये कम होने के लिए बढ़ेगा। ये ताप यदि बढ़ेगा तो ये मान जो है गुण का जो मान है वो लगातार बढ़ने पर ये कम होता जाएगा। तो ये अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही हम तय करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, डी ब्लॉक की धातु आयन का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें आना चाहिए उस आयन का, और डी उसके जो कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉन हमें देखने होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अयुग्मित है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं तो अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है। और अनुचुंबकत्व जो होता है ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा हमारा जो पदार्थ आता है, तीसरा हमारा जो पदार्थ आता है उस पदार्थ को हम कहते हैं, तीसरा पदार्थ जो आता है उसको कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ या लोह चुंबकत्व, लोह चुंबकत्व, लोह चुंबकीय पदार्थ या लोह चुंबकत्व। तो देखिए इनमें भी क्या है, हम इसको ये कह सकते हैं कि लोह चुंबकत्व या लोह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो प्रबल, यूं कहें कि ये उच्च कोटि का, ये उच्च कोटि का अनुचुंबकत्व होता है, उच्च कोटि का अनुचुंबकत्व होता है, उच्च कोटि का अनुचुंबकत्व होता है। इसका मीन्स, इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे पदार्थों में डिप्लोकी ऐसी धातुएं हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है ही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो ही है, और इसकी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें क्या पता होता है, और वो गति कौन सी होती है, एस स्पिन। तो चक्रण गति के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन उसके कारण पता होता है। और ऐसे पदार्थों को हम यदि चुंबक के ध्रुवों के बीच में रखते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थों को चुंबक के ध्रुवों के बीच में रखते हैं तो चुंबकीय बलरेखाएं जो होती हैं वो इन पदार्थों के जबरदस्त अंदर से गुजरती हैं। जो चुंबकीय बलरेखाएं होती हैं लोह चुंबकीय पदार्थों के भयंकर अंदर से गुजरती हैं। एनएस का मतलब हो गया हमारा चुंबक। अब क्या इसमें एक्स्ट्रा क्या गुण होता है इस लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर, देखिए यहाँ से जैसे इस लोह चुंबकीय पदार्थ को हम हटा लेते हैं तो इस खुद में भी एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। छोटे चुंबक की तरह, जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम आल्पिन जो होती है उसको हम यदि उसमें उसके आल्पिन को यदि चुंबक से रगड़ लेते हैं तो थोड़ी 5-7 मिनट बाद में रगड़ने के बाद में उस आल्पिन को हम अलग करने के बाद में, उस आल्पिन को अलग करने के बाद में वो आल्पिन खुद भी एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ये वो दो चुंबकत्व कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल की यदि बात करते हैं उदाहरण की तो FeCO9 और इसके अलावा Fe3O4, इन सब में जो होता है वो लोह चुंबकीय पदार्थों का गुण होता है। यानी Fe के अंदर खुद लोह चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट लोह चुंबकीय पदार्थ है, निकेल लोह चुंबकीय पदार्थ है, Fe3O4 भी खुद लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ है, ऐसे पदार्थ जो होते हैं उनको ताप देने पर, यानी तापमान देने पर इनका जो लोह चुंबकीय है वो बढ़ता या बढ़ सकता है। ऐसे पदार्थों का, लोह चुंबकीय पदार्थों का। तो ये जो चुंबकीय गुण है इनका अध्ययन करने के लिए हमें अति आवश्यक है बेटा आना चाहिए, हमें जो है वो डी ब्लॉक की धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना जरूरी है। उसके बाद में अगला आता है बेटा, अगला बिंदु आता है डी ब्लॉक का, वो है मिश्र धातुओं का निर्माण। मिश्र धातुओं का निर्माण, मिश्र धातुओं का निर्माण, जैसा कि पूर्व में हमने बताया था आपको। जैसे मान लीजिए पीतल है, पीतल के अंदर होता है Cu और Zn होता है। ऐसे कांसा जो होता है वो मिश्र धातु है, इसके अंदर Cu और Sn होता है। तो देखिए क्या कारण है कि डी ब्लॉक की धातुएं मिश्र धातु बनाती हैं। तो डी ब्लॉक की धातु जो होती हैं उनमें चूंकि आयनिक आकार जो होता है उनमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। Al2R जब हम जाते हैं तो हमने पढ़ा था कि आयनिक आकार में ज्यादा जो कमी नहीं होती। आवर्त के अंदर हम जानते हैं कि बाह्य से दाएं आवर्त में प्रमाण की आकार में कमी होती है, लेकिन डी ब्लॉक की धातुओं के प्रमाण की आकार में इतनी कमी नहीं होती है। तो लगभग इनके जो आकार होते हैं इन धातुओं के, वो धातुओं के आकार लगभग समान होने के कारण
जो एक तत्व धातु परमाणु है दूसरी धातु परमाणु एक दूसरे से समायोजित होकर के और मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं, ठोस विलयन बनता है और उस ठोस विलयन को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। इस प्रकार ये ठोस विलयन बनाते हैं, ठोस विलयन उसी को मिश्र धातु कहते हैं, ठोस विलयन। और विलयन के अंदर यानी विलय पदार्थ भी ठोस होता है, विलायक भी ठोस होता है, तो ठोस विलयन बनाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। इस प्रकार ये बनी हुई जो मिश्र धातु होती है वो ज्यादा मजबूत होती है बेटा, ज्यादा मजबूत होती है, उसका एमपी और बीपी ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये कठोर होती हैं। ये सारे के सारे गुण जो होते हैं वो बनी हुई मिश्र धातुओं में ये एडवांस गुण हो जाते हैं इनमें, और ये एक दूसरे में क्रिस्टल में समायोजित होकर के और शानदार बनाती है। उसके बाद में अगला बिंदु जो आता है वो बेटा है डी ब्लॉक धातुओं का अगला जो गुण आता है वो है धात्विक प्रकृति। अगला बिंदु आता है धात्विक प्रकृति। धात्विक प्रकृति हमें पता है कि डी ब्लॉक की सारे के सारे तत्व जो होते हैं वो धातु फॉर्म में होते हैं, और धातु फॉर्म में होते हैं मींस ये है कि सभी डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो सारे धातु रूप में होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जा करके धनायन बनाना सभी जो है वो डी ब्लॉक की धातु संक्रमण तो होते हैं, धात्विक प्रकृति होते हैं। 3 प्रकार की संरचना पाई जाती है, यानी कि प्रकृति होती है धात्विक, संक्रमण जो तत्व है डी ब्लॉक के संक्रमण होते हैं धात्विक प्रकृति के होते हैं, धात्विक प्रकृति के। और इनकी जो धात्विक प्रकृति होती है इसमें 3 प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। फर्स्ट संरचना होती है उसको हम कहते हैं बीसीसी, पढ़ते हैं काय केंद्रित घन संरचना, काय केंद्रित घन संरचना, उसको पढ़ते हैं काय केंद्रित घन संरचना। दूसरी होती है वो होती है, तो देखिए बेटा धात्विक प्रकृति जो है वो संक्रमण तत्व होते हैं, धात्विक प्रकृति के होते हैं। इन 3 प्रकार की धात्विक संरचनाएं होती है जो फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था वाला उसमें हम पढ़ेंगे। पहली संरचना है बीसीसी काय केंद्रित घन संरचना, दूसरी है एफसीसी फलक केंद्रित घन संरचना, फलक केंद्रित घन संरचना, फलक केंद्रित घन संरचना। और तीसरी जो स्ट्रक्चर आती है वो आती है बेटा एचसीपी, एचसीपी इसको कहते हैं हेक्सागोनल षटकोणीय निबिड़ सर्कुलर, षटकोणीय निबिड़ सर्कुलर, षटकोणीय निबिड़ सर्कुलर, षटकोणीय निबिड़ सर्कुलर। ये 3 प्रकार की धात्विक संरचना होती है बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं वो इन्हीं 3 संरचनाओं से बने होते हैं। इसके बाद में देखिए अगला बिंदु आता है हमारा बेटा, देखिए जैसे 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 स्कैंडियम से और क्रोमियम तक इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती जाती है, युग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या यानी कि कठोरता होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। कठोरता क्या होती है, बढ़ती है। प्रबल धात्विक बंध बनाते हैं, प्रबल प्रकृति के होते हैं, धात्विक बंध प्रबल होते हैं, प्रबल होते हैं क्योंकि युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। और जब ऐसा प्रबलता बढ़ेगी तो इस ऐसी स्थिति में बेटा इनका एमपी ज्यादा होगा, बीपी ज्यादा होगा, एमपी बीपी कठोरता और आघात वर्धनीयता यानी चोट सहन करने की ताकत, आघात वर्धनीयता, तन्यता मतलब तार खींचे जा सकते हैं। ऐसे जो गुण है कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बढ़ते जाएंगे। आगे जैसे जैसे है वो धात्विक प्रबलता है वो कम होती जाएगी क्रोमियम के बाद भी, क्योंकि क्रोमियम के बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे। तो वो जो है कठोरता भी बढ़ेगी क्योंकि आगे जाने पर इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है, कम होती जाती है। तो ये हमारा डी ब्लॉक जो है वो बेटा कंप्लीट हुआ। डी ब्लॉक के अंदर यही मुख्य बिंदु थे। कक्षा 12 में डी ब्लॉक वाला जो पार्ट है तो उसके अंदर डी ब्लॉक व ब्लॉक 2 पार्ट है। तो डी ब्लॉक के अंदर इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आपको एक बार पुनः मैं रिवाइज कर देता हूँ बेटा। देखिए इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट विषयों की जब हम बात करें तो है संक्रमण तत्व की डेफिनेशन क्या है, कौन संक्रमण तत्व है कौन नहीं है। तो उसके बाद हम बात करें बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किन किन में अपवाद होता है, जैसे क्रोमियम कॉपर में अपवाद होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद के कारण क्या है बेटा। उसके बाद में अगले जो है परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था आती है डी ब्लॉक की, जो आपको हमने बताई अच्छी तरह से। परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था और कौन सा तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, जैसे स्कैंडियम हुआ, जिंक हुआ, और कौन से कौन मैक्सिमम ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है। तो उसके बाद बेटा हमने रंग की व्याख्या करी और रंग की व्याख्या में आपको हमने बताया कि डी ब्लॉक के वो धातु आए या हम कहें उपसहसंयोजी बंध व यौगिकों में, उपसहसंयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु जो होती है
उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तो जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन वो बेटा सारे के सारे रंगीन होंगे, और जिनमें इलेक्ट्रॉन पेड़ होते हैं वो रंगहीन होते हैं। ये बात भी हम किस आधार पे देते हैं, वो आपको हमने शेयर के सिद्धांत के आधार पर बताया, T2G और EG। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु होकर के और ऊपर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन जैसे परमाणु के ऊपर जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे DD संक्रमण। तो DD संक्रमण के कारण ऐसा मामला होता है, ये हमने बताया। उसके बाद में हमने बड़ा चुंबकीय गुण अभी आज बताया आपको। चुंबकीय गुण के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो बिंदु आपको ध्यान रखना वो है N+2, यानी कि किस प्रकार हम चुंबकीय गुण की यहाँ गणना करते हैं, चूंकि आघूर्ण म्यू की गणना करते हैं, किस गति के कारण होता है चुंबकीय आघूर्ण की गणना कैसे करते हैं। तो ये n का वैल्यू युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ये तभी आएगा बेटा जब डिक्लो की धातु आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको युग्मित इलेक्ट्रॉन का पता है तो आप n की जगह जो है वो एम्पीयर इलेक्ट्रॉन लगा देंगे और इससे चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। जैसे यहाँ मैं एक एग्जांपल लिया नहीं था, पहले तो देखिए मान लो CO+2 है और ये जलीय अवस्था में है कि म्यू की गणना कीजिए, चुंबकीय आघूर्ण निकालिए। जैसे कि बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आया है, तो कोबाल्ट परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु कोबाल्ट 27 इलेक्ट्रॉनिक इसका एटॉमिक नंबर और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो Ar और 4s2 3d और 7 और CO+2 करेंगे बेटा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा Ar और 3d7 और 4s0, क्योंकि कोबाल्ट की प्लस ऑक्सीजन अवस्था डी के अंदर हम देखिए यहाँ डी में इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 ये 6 ये 7। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। इनको 3 को अपन इस वैल्यू में लगाएंगे बेटा तो ये 3 आ गया, ये आ गया 3+2 और क्या हो गया ये √3 और ये 5 तो 5 कितना हो गया √15 आ गया। ये चुंबकीय आघूर्ण जो है वो ऐसी कंडीशन में μ √15 आ गया। ऐसे ही चुंबकीय आघूर्ण मान लो दूसरा एग्जांपल और लेता हूं बेटा मैं यहाँ देखिए, यदि Cu+1 का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है तो देखिए पहले कॉपर परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा Ar और 4s2 3d10 और Cu+1 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा देखिए Ar और 3d10 और 4s0। अब देखिए डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नंबर कितना आ गया 3d10 है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो गए पेयर्ड हो गए। देखिए युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होने के कारण जो म्यू की वैल्यू है वो बेटा कितनी हो गई, वो 0 हो गई, म्यू बराबर 0। तो यहाँ Cu+1 का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया 0 हो गया। तो किस आधार पे निकाला हमने, ये हमने एक सूत्र में आता है तो हम चुंबकीय गुण में चुंबकीय आघूर्ण की गणना कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो बिंदु आता है वो बेटा हमने आपको पढ़ाया उत्प्रेरकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण। और आपको हमने कहा कि डिक्लो की धातु में रिक्त डी कक्षक होते हैं, और इन रिक्त डी कक्षकों में जो रिक्त डी कक्षक होते हैं जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होती है, और जेड इफेक्टिव की वैल्यू होने से इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने से ऐसे जो रिक्त डी कक्षक है वो किसी क्रियाकारक जो पदार्थ होता है उस क्रियाकारक पदार्थ के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। और हमने आपको एग्जांपल भी बताया, इससे रिलेटेड तेलों का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो निकल उत्प्रेरक लेते हैं। उसके अलावा हमने आपको एग्जांपल बताया अमोनिया ओस्टर्न विधि में, ओस्टर्न विधि होती है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए अमोनिया का ऑक्सीजन कराते हैं, उसमें पीटी उत्प्रेरक काम आता है। ऐसे ही अमोनिया की हाबल विधि जो होती है उसमें अमोनिया बनाने के लिए N2+H2 बनाने में पीटीएमओ उत्प्रेरक काम आता है। उत्प्रेरकीय गुण है, चुंबकीय गुण प्रयोग। अगला हमने बिंदु बढ़ाता है बेटा वो है अंतराकाशी यौगिक, और अंतराकाशी यौगिक का मतलब होता है डिक्लो की धातुओं में जब क्रिस्टलीय व्यवस्था होती है, निबिड़ संकुलन होता है, क्रिस्टलीय व्यवस्था होती है तो धातु परमाणु पास में ऐसे स्प्लिट होते हैं, और ऐसे धातु परमाणु बीच में जो कितने स्थान रह जाते हैं उनको अंतराकाश कहा। इनमें छोटे आकार के परमाणु दर्शा दिए जाते हैं, इन छोटे आकार के परमाणु दर्शा देने के बाद में जो यौगिक बनते हैं उन्हें अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। उसके बाद में अगला बिंदु अंतराकाशी यौगिक के बाद में हमने बताया आपको बेटा धात्विक प्रकृति। तो धात्विक प्रकृति भी बताइए कि संक्रमण तत्व जो होते हैं धात्विक प्रकृति होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन जाकर के धनायन बनाते हैं। 3 प्रकार की धात्विक संरचना होती है BCCR CCR CB, और जैसे जैसे धात्विक प्रकृति ग्रोथ होती है L2 आ जाने पर क्यों होती है, क्योंकि क्रोमियम तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं,
कठोरता बढ़ती है, एमपी बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, आघात प्रक्रिया तन्यता वगैरह गुण बढ़ते हैं। उसके बाद में अगला बिंदु हमने आपको बताया था मिश्र धातु का निर्माण। तो डिप्लो की जो धातु होती है उनमें आयनिक आकार में अंतर बहुत कम होता है, एल्डो आकार में समान होता है, जिसके कारण एक तत्व एक धातु परमाणु दूसरे से समायोजित होकर के और जो है वो ठोस विलयन बनाते हैं। ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। आपको हमने उदाहरण भी बताया, इतर का उदाहरण बताया, उसमें एग्जांपल हमने दिया Cu + Zn ये बनाते हैं। ऐसे कांसे का एग्जांपल हमने आपको दिया, तो कांसे को निर्माण के लिए Cu SN3 और कॉपर मिलकर के कांसे का निर्माण करते हैं। ये हमारा डी ब्लॉक कंप्लीट हुआ। उसके बाद में अगला इसी पार्ट जो उसका दूसरा पार्ट है बेटा, उसको हम कहते हैं ए ब्लॉक तत्व। ये मैंने पूरा रिवीजन करवा दिया आपको, डी ब्लॉक पढ़ाएगा पुनः एक बार। अब देखिए हम अगला इसी पार्ट का दूसरा पार्ट इसी का वो पढ़ेंगे ए ब्लॉक तत्व। वो हम बेटा ए ब्लॉक तत्व जो है उसी का आधा पार्ट है, तो कल आधा घंटे में या 40 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। कल पढ़ेंगे बेटा हम ए ब्लॉक वाला, जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब आप इलेक्ट्रॉनिक इतिहास देखना और डी ब्लॉक वाले जो पढ़ाया उसको पढ़ना है। उसको कोई प्रश्न आगे किताब में प्रश्न आगे देने के पार्ट में वो मेरे को कल पूछ लिया, आपको किसी प्रकार की समस्या तो व्हाट्सएप पे, और ये हम कल शुरू करेंगे ए ब्लॉक तत्व। थैंक यू।